हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका लेसन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपा भी एक तरह के जीव हैं, तो आपा हैं जो जनन कैसे करते हैं। आज इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपका अध्याय का नाम है लेसन नंबर 8 और जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं यह है। यहाँ पर जो आपा जीव हैं, आपा भी एक तरह के जीव हैं। मनुष्य जो होते हैं वो भी एक तरह के जीव ही होते हैं। जो ये होते हैं ये जनन किस लिए करते हैं? संतति उत्पन्न करने के लिए ही तो जनन करते हैं। संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करेंगे तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप आए जनन करेंगे तो अपन के लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और कोई भी चीज़ है वो जनन करेगी तो उसके लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि दृष्टिगोचर किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने की संभावना है कि दृष्टिगोचर किसे कहते हैं। जो जीव होते हैं जनन करते हैं तो इसे ही दृष्टिगोचर कहते हैं। जीवों के जनन करने की क्षमता ही दृष्टिगोचर कहलाती है। इस प्रकार से आप लिख के आ सकते हो, या फिर इसी प्रकार से सीधा लिख के आ सकते हो कि जीव जनन करते हैं, इसे ही दृष्टिगोचर कहते हैं। अगला है आपका, यदि वह जीव एकल होता है, कोई भी जीव है यदि वह एकल है तो उसके लिए कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश बेष्टित उत्पन्न नहीं करता। कोई भी जीव एकल है तो वह सदृश बेष्टित उत्पन्न नहीं कर सकता। अगला है कि किसी भी स्पीसीज या जाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। आपा भी किसी स्पीसीज में पाए जाते हैं, आपा मानव की स्पीसीज में पाए जाते हैं, तो अपन के अस्तित्व का ज्ञान मानव के अनुसार ही कराया जाएगा। विशाल संख्या में पाए जा रहे हैं तो ये मानव है। एक समान दिखाई देने वाले सभी जीव जो होते हैं वह स्पीसीज कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि दृष्टिगोचर किसे कहते हैं और यह अगला है स्पीसीज किसे कहते हैं। दृष्टिगोचर जो होता है वह है कि जीव जनन करते हैं तो इसे दृष्टिगोचर कहते हैं। और अगला है कि एक समान दिखाई देने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी स्पीसीज कहलाते हैं। अगली हेडिंग है आपकी कि क्या जीन पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करती है। जो जीन होते हैं क्या वे अपनी प्रतिकृति का पूर्ण सृजन करती है, यह आपकी अगली हेडिंग है। और क्वेश्चन भी इसी तरह से पुटअप किया जा सकता है। जो कोशिकाओं के केंद्रक होते हैं उनमें गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं में आनुवांशिक गुणसूत्रों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणसूत्रों का संदेश होता है गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में। कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणसूत्रों का संदेश होता है। और अगला है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। जो जनक होते हैं, जनक से संतति कहने का मतलब पिता से बेटे की पीढ़ी में यह जाता है, तथा डीएनए की 2 मूलभूत प्रतिकृतियां बनती हैं। जो डीएनए होता है उसकी 2 मूलभूत प्रतिकृतियां प्राप्त होती हैं। प्रतिकृतियों का एक दूसरे से भिन्न होना भी अनिवार्य है। एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए। एक प्रतिकृति को रखकर दूसरी प्रतिकृति को बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा। जो एक प्रतिकृति है उसे रखकर दूसरी प्रतिकृति को बाहर निकालने से कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रियाओं के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। यदि उसे बाहर निकाल दिया तो उसके पास ये चीज होती है जैव प्रक्रियाओं के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना नहीं होगी। यदि उसे बाहर निकाल दे, एक के पास नहीं होगी, दूसरे के पास पाई जाती है। इसलिए दोनों का होना अनिवार्य है। हाँ, तो आपकी अगली हेडिंग है कि जो जीव होते हैं एकल जीव, उनके अंदर जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। जो एकल जीव होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी जनन की विधियां पाई जाती हैं। फर्स्ट विधि है विखंडन और दूसरी है खंडन। अगली है आपकी पुनरुद्भवन और अगली है आपकी मुकुलन, कायिक जनन एवं बीजाणु समासंग। विखंडन के अंदर है, जो विखंडन होता है ना, कोई एकल पदार्थ टूटकर, इसमें कोई एकल पदार्थ होता है जो टूटेगा और टूटकर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, तो उसका यह होगा विखंडन।
कोई एकल पदार्थ है, मान के चलो कि यह है एकल पदार्थ, यह टूट गया इस प्रकार से, तो यह दो या दो से अधिक खंडन में विभक्त हो गया ना, तो इसे कहेंगे विखंडन। इसी प्रकार से खंडन है, जो खंडन है आपका इसी प्रकार से है कि इसमें भी पदार्थ है उसका खंडन हो जाता है। इसमें खंडन के अंदर अगला है पुनरुद्भवन। जो पुराने 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 पादपों या जीवों से नए जीवों या पादपों का निर्माण करना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। और अगली आपके मुकुलन। मुकुलन जो होता है ना, यह इसमें जो पादपों के ऊपर उभार उभार से दिखाई देने लग जाते हैं, उभार दिखाई देने लग जाते हैं, उसे मुकुलन कहते हैं। अगला है आपके कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर जो है, इसके अंदर कायिक जनन है, कायिक जनन में कायिक जनन पाया जाता है। इसके अंदर कायिक जनन जननांग पाए जाते हैं। इसमें अगला है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग के अंदर जो होते हैं गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, ये गोल गुच्छे के रूप में होते हैं, आच्छद के रूप में होते हैं, उन्हें बीजाणु समासंग कहते हैं। कल हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपके लिए बता दें कि कल की जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक जनन एवं बीजाणु समांग। क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार होता है कि एकल जीवों जनन की विधियाँ लिखिए। इसके अंदर यहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यही है, इनमें और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, ये तीन ही हैं। तीन क्वेश्चन है जिन्हें हम लिखा देंगे। कल हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कायिक जनन क्या होता है, विखंडन क्या होता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं कि सर टिप के पढ़ाते हैं। हम टिप के नहीं, हम सिर्फ यह किताब है, किताब में से पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास की 10वीं क्लास की किताब है, इसी में से हम पढ़ा रहे हैं आपको। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें तथा कमेंट भी करें, और अधिक से अधिक से सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि यदि यह वीडियो आपके पास है तो किसी और भाई के पास पहुंचनी चाहिए, क्या पता उसकी कैसे तैयारी हो। और आप अपनी तैयारी को कायम रखें। आपके पेपर 16 मार्च को हैं, आपको यही पता है, टाइम टेबल हमने बता दिया था।